हेलो बच्चों, मैं सुनीता STS विद्यापीठ से STS विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5th के सब्जेक्ट साइंस में सीखेंगे चैप्टर 11 के बारे में, जिसका नाम है वायुमंडल मींस एटमॉस्फेयर। ओके, ये चैप्टर 11 है। चैप्टर 11 का पहला पार्ट आपके पास जरूर होगा, जो हमने बना लिया है। आप उन्हें जरूर देखें और उसमें दी गई जानकारियों को जरूर समझें। और ये है इस चैप्टर का दूसरा पार्ट। ओके, तो जिन पॉइंट्स के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है, आज हम उनके बाद वाले जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। और इस चैप्टर का नाम है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। तो आप लोग इसे ध्यान से देखें और समझें। आज जो सबसे पहला पॉइंट हम जानने वाले हैं वो है वायु के गुण व उपयोग। वायु के गुण व उपयोग, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एयर। यानी जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं वायुमंडल के बारे में, तो आज हम सबसे पहले उसमें जानेंगे कि वायु के क्या यूजेस हैं और इसके क्या गुण हैं। जिसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वायु स्थान घेरती है। वायु क्या करती है? वायु स्थान घेरती है। यह फुटबॉल, ब्लेडर, टायर, ट्यूब व तकिया आदि को फुलाने के काम में आती है। आपने देखा होगा कि साइकिल या फिर गाड़ियों को सड़क पर चलने के लिए सबसे पहले तो टायर ट्यूब में हवा भरी होनी चाहिए। यानी जितनी पर्याप्त मात्रा उसमें चलने के लिए चाहिए वो उतनी होनी चाहिए, तभी वह सड़कों पर चलने के काम सही से आती है। और कभी अगर टायर पंचर हो जाए या फिर साइकिल के टायर खराब हो जाए तो वह आसानी से सड़कों पर चल नहीं पाती। तो उसके लिए ज़रूरी होता है टायर में हवा भरना, तब वो सड़कों पर चल पाती है। अब आपने देखा होगा एक बॉल को जब उसमें हवा नहीं होती तो वो बिल्कुल सिकुड़ के एकदम छोटी हो जाती है। बिल्कुल उसमें हवा ना के बराबर होता है तब। तो जब उसमें हवा भरना स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे फूल करके अपने पूरे आकार में आ जाती है और पूरी तरीके से गोल हो जाती है। और उसके बाद वह बच्चों द्वारा खेलने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। तो इस बेस पे हम यह समझ सकते हैं कि वायु स्थान घेरती है, क्योंकि जब उसमें हवा भरी जा रही है तो हवा अंदर जा करके उस बॉल को, जो पिचकी हुई बॉल है, उसे फुला करके उसे अपने आकार में ला देती है। ठीक है बच्चों, चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। इसमें बल होता है। चलती वायु का उपयोग हम पवन चक्की चलाने, पाल की नाव चलाने तथा ग्लाइडर उड़ाने में करते हैं। जैसे हवा जब चलती है तो हम उसे पवन कहते हैं कि पवन चल रही है। चलती वायु का उपयोग हम पवन चक्की चलाने के लिए करते हैं। जो बड़े बड़े पवन चक्कियां होती हैं उनमें 4 पंखे लगे होते हैं, 3 पंखे भी लगे होते हैं। पर जब जोर की हवा चलती है, जो जोर की पवन चलती है, तो वो जो चक्के होते हैं वो जोर से घूमने लगते हैं। तो इस तरीके से हम ये जानते हैं कि हवा जोर की बह रही है और उससे पवन चक्कियां चलाने का काम होता है। बहती हुई हवा से ग्लाइडर उड़ाने का काम भी होता है। जितनी तेज हवा बहेगी उतना तेज वो ग्लाइडर उड़ता है। ठीक है, और नाव चलाने के लिए भी हवा की जरूरत होती है। वायु दाब डालती है। जिन वस्तुओं में भार होता है वे दाब डालती है। वायु में भार होता है, अतः यह दाब डालती है। यदि हम अपने हाथ पर क्रमशः लोहे तथा लकड़ी का गुक्का रखें तो हमें उनके भार का अनुभव होगा। यानी जिन चीजों में भार होता है वो दबाव जरूर डालती है। अब जैसे आपको कहा गया है कि अगर हम किसी लोहे के टुकड़े को या फिर लकड़ी के टुकड़े को हाथ पर रखें तो हमें उसका भार पता चलेगा, यानी हमें महसूस होगा कि उसमें भार है। ठीक इसी प्रकार वायु स्तंभ भी नीचे की ओर दाब डालता है। यानी जैसे पवन चक्की हो गई, अब उसकी 4 पंखियां लगी हुई है। जब हवा चल रही है, वो जिस तरफ चल रही है, तो वो अपने हवा के दाब से उस पवन चक्की के पंखों को उस तरफ ढकेलती है और वो घूमने लगते हैं। तो ये क्या होता है? ये हवा दाब डालती है, क्योंकि हवा में भी भार होता है। तो जब इसका भार उस पवन चक्की पर पड़ता है तो वो घूमने लगती है। ठीक है, और जब बिल्कुल भी हवा नहीं बहती तो पवन चक्की की पंखियां नहीं घूमती हैं। तो यह प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1 किलोग्राम दाब डालती है।
यह वायुमंडलीय दाब कहलाता है, यानी ये एटमॉस्फेयर प्रेशर कहलाता है। हमारे द्वारा श्वसन क्रिया में ली गई वायु और रक्त का दाब मिलकर बाहरी दाब यानी वायुमंडलीय दाब को संतुलित करते हैं। यानी जो हम सांस में लेते हैं जिन हवा को, जिस श्वसन क्रिया में जिन हवा का प्रयोग हम करते हैं और रक्त का दाब मिलकर के बाहरी दाब यानी जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है उन्हें संतुलित करते हैं। अब है वायु दाब से द्रव में गति। क्या है? वायु दाब से द्रव में गति। मूवमेंट इन लिक्विड्स बाय द यूज ऑफ एयर प्रेशर। क्या है? मूवमेंट इन लिक्विड्स बाय द यूज ऑफ एयर प्रेशर। ठीक है, क्या कहा गया? वायु दाब में द्रव में गति। वायु दाब से द्रव में गति उत्पन्न होती है। वायु दाब से द्रव ऊपर की ओर भी गति करने लगते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, एक गिलास में ठंडा जल या कोई ठंडा पेय पदार्थ लेते हैं, इसमें एक स्ट्रॉ पाइप आप डाल देते हैं, तो पाइप को मुंह में लेकर वायु अंदर की ओर जब आप खींचते हैं तो पाइप में वायु का दाब बाहर के वायु के दाब से कम हो जाता है। यानी जो आप स्ट्रॉ मुंह में रख करके जो दाब से उसे खींचते हैं और जो बाहर का दाब होता है, तो बाहर के दाब से जो स्ट्रॉ का दाब होता है वो आपके मुंह द्वारा लिए गए दाब से वो ज्यादा, मुंह का दाब जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। यानी जो आप उस स्ट्रॉ को मुंह में डाल करके जिस सांस से उसे खींचते हैं वह दाब भारी हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है? बाहर की वायु का दाब जल या पेय को पाइप में ऊपर चढ़ा देता है। इस प्रकार जल या पेय मुंह में चला जाता है। जैसे आपने एक गिलास ले लिया, गिलास में आपने कोई कोल्ड ड्रिंक या ठंडा कोई जल पेय पदार्थ डाल दिया। ठीक है, अब क्या होता है? जब आप उसमें स्ट्रॉ डालेंगे और स्ट्रॉ को मुंह में रख करके जब आप उसे जोर से खींचते हैं, यानी अपना प्रेशर लगाते हैं ऊपर की तरफ, उसमें दाब डालते हैं कि वो ऊपर की तरफ आए, तो जो एक्टिव प्रेशर, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है, वह आपके दाब के आगे कमजोर पड़ जाता है और जो आपका दाब होता है उसके जरिए वो पेय पदार्थ आपके मुंह में चला जाता है। यानी जो बाहर का प्रेशर है वो उस पानी को ऊपर की ओर धकेल देता है। यानी जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो गिलास में रखी गई है वह बाहर का दाब जो होता है उसे आप जो गिलास में रखा गया पेय पदार्थ उसे स्ट्रॉ में ढकेलता है, क्योंकि आप यहाँ से अपना दाब खींचते हैं उसे जोर लगाकर कि वो हमारे मुंह में आ जाए, तो आपके प्रेशर के आगे बाहर का जो प्रेशर होता है वो फीका पड़ जाता है, तो वो उसे स्ट्रॉ में ढकेलने लगता है और स्ट्रॉ के द्वारा वो पेय पदार्थ आपके मुंह में चला जाता है। तो इसके जरिए ये बताया गया है वायु में दाब से द्रव में भी गति उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला है दैनिक जीवन में वायु दाब का प्रयोग, यानी हमारे रोज के जीवन में वायु दाब का क्या प्रयोग है। यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन डेली लाइफ। ओके, हमारे दिनचर्या के कामों में दाब का यानी वायु दाब का प्रयोग। अब हम जानेंगे वायु दाब का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। हमारे कई सारे यंत्र इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जैसे सबसे पहला सिरिंज, जो दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं उनमें से कई उदाहरण हमने लिए हैं, जिनमें से पहला है सिरिंज। सिरिंज आपने देखा होगा जिसे हम इंजेक्शन भी कहते हैं। आपने डॉक्टर के पास उसे जरूर देखा होगा टीका लगवाने के समय कि उसमें वो दवाई भर करके हमारे शरीर में सुई द्वारा उस टीके को लगाते हैं। तो उसमें आखिर कौन सी क्रिया होती है? जब प्लंजर यानी मज्जक या पिस्टन को भीतर को दबाया जाता है तो भीतर की वायु निकल जाती है। जब प्लंजर को बाहर की तरफ खींचा जाता है तो वायु दाब तरल को खाली स्थान में ढकेल देता है। रंग की पिचकारी से सिरिंज की भांति ही कार्य करती है। जब आपने देखा होगा उस सिरिंज को लेकर के डॉक्टर
उसे सबसे पहले जोर से उसका जो प्लंजर होता है पीछे का भाग उसे दबाता है तो उसमें की सारी हवा निकल जाती है और वो उसके मुहाने पे जाके चिपक जाता है। फिर जब वो एक शीशी में जो दवा होती है उसमें सुई डाल करके उस प्लंजर को पीछे खींचता है तो वह दाग बनाता है उस द्रव को बाहर निकालने के लिए, और वो द्रव जो है उस सुई के जरिए उस प्रेशर की तरह उस शीशी में यानी सिरिंज में भर जाती है। तो वो जहां तक भरती है वहां तक का वो अपना जगह बना लेती है। तो उसमें जिस कलर की वो दवाई होती है उसका एक रंग की पिचकारी की तरह भांति कार्य करने लगती है। तो आपने यह देखा, यह पहला उदाहरण जो है सिरिंज। अब है फाउंटेन पेन। इस पेन के भीतर एक रबर ट्यूब होती है। इसे दबाकर इसके अंदर की वायु निकाल ली जाती है। बाहर की वायु का दबाव स्याही को ट्यूब में ढकेल देता है। फाउंटेन पेन में क्या होता है, इस पेन के भीतर एक रबर की ट्यूब होती है, इसे दबाकर इसके अंदर की वायु को निकाल लिया जाता है, ठीक है, और बाहर की वायु का दबाव स्याही को ट्यूब में ढकेल देता है, ठीक है बच्चों। और ये हो गया फाउंटेन पेन। अब हम जानेंगे ड्रॉपर के बारे में। ड्रॉपर क्या होता है, जिससे छोटे बच्चों को ज्यादातर आपने दवाई पिलाते हुए देखा होगा, तो उसमें छोटे बच्चों को दवाई पिलाने के लिए ज्यादातर ड्रॉपर का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि बच्चे चम्मच से दवा नहीं पी सकते, तो उन्हें ड्रॉपर दिया जाता है जिससे वो उनके मुंह में डाल करके बूंद बूंद करके वो दवा को पिलाया जाता है। तो ड्रॉपर में क्या होता है, ड्रॉपर के रबर वाल्व को दबाने पर वायु बुलबुलों के रूप में निकल जाती है। जब वाल्व को छोड़ दिया जाता है तो वायु दाब द्रव को ड्रॉपर में ढकेल देता है। जैसे ड्रॉपर हुआ तो उसके नीचे का हिस्सा खाली रहता है, और जब हम ड्रॉपर के ऊपर का रबर वाल्व दबाते हैं तो वो वायु को बाहर ढकेल देता है, और जब हम उस ड्रॉपर के वाल्व को छोड़ देते हैं तो जो दवा हमें जिसमें मतलब वो डाला जाता है, अगर किसी द्रव पदार्थ में या फिर किसी शीशी में जिसमें द्रव हो, तो वो उस द्रव को उस ड्रॉपर में खींच लेता है, यानी वो ड्रॉपर पूरा भर जाता है जहां तक वो हवा प्रेशर करता है। तो फिर जब उसे हम दबाते हैं तो बुलबुलों के जरिए वो ड्रॉपर में गया हुआ द्रव पदार्थ बुलबुलों के जरिए एक एक बूंद करके ड्रॉपर से बाहर निकलता है, यानी जब वो प्रेशर पड़ता है तो वो उस ड्रॉपर के मुहाने से धीरे धीरे बाहर निकलता है, ठीक है बच्चों। ये हो गया ड्रॉपर। अब है लिफ्ट पंप या जल पंप। लिफ्ट पंप या जल पंप पृथ्वी के नीचे से तथा कुओं से जल खींचने के लिए जल पंप का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक सिलेंडर होता है जिसमें भीतर का पिस्टन इसकी दीवारों से कसकर चिपका हुआ ऊपर नीचे सरक सकता है, चिपका हुआ ऊपर नीचे सरक सकता है। पिस्टन एक लंबे लोहे की छड़ की सहायता से जुड़ा होता है। पंप में दो वाल्व होते हैं, एक पिस्टन वाल्व तथा दूसरी तली वाल्व। दोनों वाल्व केवल ऊपर को खुलते हैं। जैसे आपने अपने घर के अगल बगल नल देखा होगा जिसे हम चला करके ऊपर नीचे करके पानी निकालने के लिए काम में लाते हैं, तो वो एक सिलेंडर की तरह होता है। उसमें दो वाल्व होते हैं, एक नीचे लगा होता है और एक ऊपर की हैंडल में जो छड़ होती है उसमें लगा होता है, और वो उस सिलेंडर यानी उस नल के अंदर एकदम चारों तरफ से कसा हुआ होता है, यानी उसमें से बिल्कुल भी हवा जाने लायक नहीं होती, वो बिल्कुल कसा हुआ चारों तरफ से एकदम टाइट होता है। तो ये जो एक नीचे होता है वाल्व और एक ऊपर होता है। पहले चित्र यानी जब आप अपने बुक में देखेंगे इस चैप्टर में, तो उसमें आपको उस चित्र के जरिए बताया गया है, जिसमें पहले चित्र में आप अगर देखेंगे तो दोनों वाल्व बंद है तथा हत्था ऊपर उठा हुआ है, यानी जो हत्था है वो ऊपर उठा हुआ होता है, तब वो दोनों वाल्व बंद होते हैं। दूसरे चित्र में आप देखेंगे तो हत्थे को नीचे की ओर दबाया गया है, इससे पिस्टन ऊपर की ओर उठता है, जिससे भीतर का वायु दाब कम हो जाता है। बाहर की हवा, बाहर की वायु बाहर के जल को
दबाती है, यानी बाहर की वायु बाहर के जल को दबाती है और नीचे का वाल्व खुल जाता है तथा जल वाल्व में से होकर ऊपर चढ़ जाता है। और जब तीसरे चित्र में आप देखेंगे तो हत्थी की वायु हत्थी को ऊपर उठाता है, हत्थी को ऊपर उठाते हैं तो दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं, पिस्टन नीचे चला जाता है, जल का दबाव पिस्टन वाल्व को खोल देता है और जल पिस्टन से ऊपर चढ़ जाता है। यानी जब हम उसमें क्रिया करते हैं, जब हम उसे ऊपर उठाते हैं, यानी सबसे पहले आप देखेंगे पहले चित्र में वह हैंडल जो है वो नीचे है, ठीक है। और फिर जब हम उसे उठाने के लिए कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो वाल्व होते हैं, जो ऊपर वाला वाल्व होता है वो बहुत ही टाइट होता है और जो नीचे का वाल्व होता है वो नीचे लगा हुआ होता है। जब हम उसे ऊपर नीचे करते हैं तो जो ऊपर का वाल्व है उसमें दबाव डालता है और पानी को ऊपर खींचता है, यानी वहाँ की हवा वहाँ पर प्रेशर बनाता है जिससे नीचे का वाल्व खुल जाता है और जमीन से ऊपर आया हुआ पानी वो उस वाल्व के किनारे से होकर के ऊपर उठ जाता है, फिर वह नीचे बैठ जाता है और पानी जो है नल के टोटी से निकल करके बाहर आ जाता है। अब आप देखेंगे कि चौथे चित्र में कि इसमें पिस्टन ऊपर उठ गया और पिस्टन वाल्व बंद हो जाता है और पिस्टन अपने ऊपर के जल को बाहर निकाल देता है। इसी समय सिलेंडर में दाब कम होने से नीचे का वाल्व खुल जाता है तथा अधिक जल ऊपर आने लगता है। इस प्रकार पिस्टन को बार बार ऊपर नीचे चलाने पर जल ऊपर उठता है। वायु का दाब 1034 सेंटीमीटर ऊंचे जल के स्तंभ के दाब के बराबर होने के कारण जल को 1034 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचा नहीं उठाया जा सकता। अब है साइफन। पांचवा है साइफन। साइफन क्या होता है बच्चों? साइफन कांच, रबर या प्लास्टिक की एक नली होती है, यानी वो कई आकार में बनी होती है। एक उसका सिरा ऊपर की तरफ होता है और एक उसका सिरा नीचे की तरफ। वो उस आकार में बनी होती, चाहे वो किसी आकार में बनी हो, उसका एक सिरा ऊपर की तरफ होता है और एक सिरा नीचे की तरफ, जिससे इसके द्वारा बड़े बर्तन का तरल पदार्थ किसी दूसरे बर्तन में पहुंचाया जा सकता है। द्रव सदैव ऊंचे से नीचे तल की ओर बहते हैं, यानी द्रवों को अगर जगह मिले तो वो ऊपर से नीचे की तरफ बड़ी आसानी से ही बहते हैं, पर वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ते हैं। तो साइफन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बड़े बर्तन से तरल पदार्थ छोटे बर्तन या फिर नीचे कोई अदर बर्तन में उसे डालने के लिए साइफन का उपयोग करते हैं, जिससे वो द्रव आसानी से नीचे की तरफ से होते हुए उस दूसरे बर्तन में चला जाए। ठीक है, अब है एक क्रियाकलाप, हम उस पर देख लेते हैं। एक खुले मुंह वाले जल के बर्तन को किसी ऊंचे स्थान पर रख देते हैं। इसमें कुछ नीचे एक खाली बर्तन रख देते हैं। एक रबड़ या प्लास्टिक की नली लेकर इसके खुले मुंह वाले बर्तन में डालकर इसका दूसरा सिरा पकड़े रखते हैं। नली को बर्तन में पूरी तरह से डुबो देते हैं। अब इसका पकड़ा सिरा कसकर अंगूठे से बंद कर लेते हैं। नली के मुंह तक पानी चढ़ आता है। धीरे से नली का पकड़ा सिरा खाली कर बर्तन के पास ले जाते हैं। जब अंगूठे की पकड़ ढीली कर देते हैं, वायु का दाब ऊंचे तल से नीचे तल की ओर कार्य करता है। यह जल को साइफन नली में से होकर बहने के लिए ढकेलता है। ठीक है, बहाव को रोकने के लिए ऊंचे तल वाले बर्तन में पड़े पाइप के सिरे को बंद कर देते हैं। इस सिरे को कुछ और अधिक ऊंचा उठाने पर वायु दाब नली के जल को नीचे की ओर ढकेलने के लिए कार्य करता है। इस प्रकार नली जल से खाली हो जाती है। ठीक है, अब है जो आखिरी पॉइंट्स है इनके, वो है सांस लेना यानी रेस्पिरेशन। सांस लेना यानी रेस्पिरेशन। ओके, सभी जीवित प्राणियों में सांस लेना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जब से जीव जो है जन्म लेता है, यानी जो सजीव है, जो जीव है, जब से जन्म लेते हैं उनके अंतिम सांस तक, यानी उनके मरने तक उनकी श्वसन क्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी श्वसन क्रिया कभी बंद नहीं होती। जब यह बंद होती है, जब उस जीव का या फिर हमारे जैसे सजीव का
अंतिम समय आ जाता है, यानी जब मर जाते हैं, जब शरीर जो है आत्मा को छोड़ देता है, तब तक श्वसन क्रिया निरंतर चलती रहती है। सजीव को और सजीव को जीवन जीने के लिए श्वसन क्रिया रखना एकदम आवश्यक है और यह हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है उसे जीवित रखने के लिए। ये वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। सांस में ली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है, जबकि निकाली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4.5% होती है। भोजन की जीव कोशिका में धीरे धीरे जलाना श्वसन कहलाता है। भोजन को जीव कोशिका में धीरे धीरे जलाना श्वसन कहलाता है। जो हम सांस लेते हैं उसके द्वारा, हम सिर्फ सांस ही नहीं लेते, उसके द्वारा हमारे द्वारा खाए गए भोजन को हमारी जो जीव कोशिकाएं होती है वो धीरे धीरे जला करके उनसे ऊर्जा लेती रहती है। इससे भोजन धीरे धीरे क्रमशः टूटता जाता है और जीवन क्रियाओं के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। हमें पता नहीं होता कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी क्रिया हो रही है, हमें ये पता होता है कि हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं। खाना खाने के बाद क्या होता है वो आप नहीं जानेंगे, पर खाना खाने के बाद हमारा शरीर उसे खुद ब खुद पचाता है, हमारी कोशिकाएं अपने आप काम करती हैं। जब हम श्वसन क्रिया लेते हैं तो श्वसन क्रिया के द्वारा हमारी जीव कोशिकाएं उन्हें धीरे धीरे तोड़ती हैं, फिर उन्हें बहुत ही बारीक कर देती हैं, जो कि हमें अंदर पता नहीं चलता। फिर वह उन्हें बारीक करके उनमें से जो प्रोटीन, विटामिन, जो हमारे लिए फायदेमंद चीजें होती हैं उन्हें धीरे धीरे अलग करते हुए हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। हमें एक कदम आगे बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऐसे ही पैदा करती रहती है और उससे जो हमारे शरीर में रक्त बनता है उन्हें भी वो धीरे धीरे खाना को पचा करके अलग करके बनाती है। ठीक है, और उसके बाद ये भोजन उन्हीं श्वसन क्रिया के द्वारा पचता है। भोजन को जीव कोशिका में धीरे धीरे जलाना ही श्वसन कहलाता है। इसमें भोजन धीरे धीरे क्रमशः टूटता जाता है और जीवन क्रियाओं के लिए ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्वसन धीमी चलने की क्रिया है। श्वसन में ली गई वायु की 21% ऑक्सीजन में से 4%। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन काम में आती है। खुली वायु में जलने पर इससे भाग लेने वाली समस्त 21% ऑक्सीजन काम में आ जाती है। खुली वायु में जलने पर इसमें भाग लेने वाली समस्त 21% ऑक्सीजन काम में आ जाती है। यह वायु का लगभग 1/5 भाग है, यानी आग के लिए भी ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अगर वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद है तभी आग जलने की प्रक्रिया हो सकती है, अन्यथा आग बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती। तो इसके लिए भी एक क्रियाकलाप किया गया है जिसका वीडियो आप लोगों को जरूर मिलेगा। आप लोग भी उन्हें घर पर जरूर करके देखें, जिससे आपको भी इनके परिणाम खुद ब खुद दिखाई देंगे। ठीक है, अब हम कुछ मुख्य बातें जानते हैं। पृथ्वी का धरातल वायुमंडल द्वारा आवृत है तथा वायुमंडल की 4 परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल है। यानी जो हमारी पृथ्वी है वह वायुमंडल से घिरी हुई है और पृथ्वी के वायुमंडल में भी कई परतें हैं जिन्हें हम कहते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर वायु के घेरे को वायुमंडल कहते हैं, यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन, आर्गन, जल वाष्प, कीटाणु, धूल तथा धुएं आदि का मिश्रण है। ठीक है, जिनके बारे में हमने पहले वीडियो में जाना है। वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। जीवित प्राणी सबसे निचली परत यानी क्षोभ मंडल के तल में रहते हैं। यह मौसम परिवर्तन में सहायक है। जो हमारा क्षोभ मंडल है इसी के अंदर सारी मौसमी क्रियाएं होती है, जैसे बारिश होना, ठंड पड़ना या फिर धूप या गर्मी ज्यादा पड़ना या फिर जो धूल भरा जो तूफान वगैरह होता है
वो सब होना। वायु स्थान घेरती है, इसमें भार होता है और यह सब दिशाओं में दाब डालती है। वायु के दाब के सिद्धांत पर जल पंप, सिरिंज, फाउंटेन पेन एवं ड्रॉपर आदि यंत्रों का आविष्कार हुआ है। यानी जो वायु दाब का सिद्धांत है, इसी के ऊपर सिरिंज, फाउंटेन पेन, ड्रॉपर या साइरन इनका आविष्कार हुआ है। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आप इसके पहले वीडियो को भी जरूर देखें और ये इसका दूसरा वीडियो एवं अंतिम वीडियो है। चैप्टर का नाम है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर और दी गई जानकारियों को आप जरूर सुने और इसे समझें। धन्यवाद।